गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 पर चलेंगे, ठीक है, जिसका हमारा देश भारत, ठीक है। तो आज हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक में हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे क्या जो है राजनीतिक विस्तार कितना है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसके भूगोल में क्या क्या पाए जाते हैं, इसकी स्थिरता विस्तार कितना है, ठीक है। तो आओ हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारा देश भारत में सबसे पहला ही टॉपिक है भारत की स्थिति तथा विस्तार, ठीक है। इसका अर्थ है कि भारत की स्थिति क्या है और इसका विस्तार कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले आओ हम एक भारत का मैप बना लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। ठीक, मान लो ये भारत का मैप है, बहुत अच्छा नहीं बना है फिर भी ठीक है, रफ रफ मॉडल है, ठीक है। तो ये मान लो भारत का मैप है। तो भारत की स्थिति तथा विस्तार से क्या अर्थ है, ठीक है। तो भारत की स्थिति की तथा विस्तार से क्या अर्थ है कि भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत कहाँ पर स्थित है, तो देखो, अगर ये हमारा जैसे पूरा ग्लोब है, ये पूरा मान लो पृथ्वी का मानचित्र है। इसमें उत्तरी अमेरिका यहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर स्थित है, यूरोप यहाँ पर स्थित है, रसिया यहाँ पर स्थित है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पर स्थित है, तो और मेडागास्कर यहाँ पर, तो भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत की स्थिति यहाँ है। तो भारत, अगर हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भारत को बांटे तो भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध, ठीक। भारत की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। और यही मान लो अगर हम उत्तर या दक्षिण में बांटे तो देखो 0 डिग्री रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको प्रधान रेखा बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के भारत कहाँ है, पूर्व में। ये देखो इधर पूर्व होता है तो ये पूर्व में है, ठीक है। हमने पिछली कक्षाओं में अपने पढ़ा था कि 0 डिग्री देशांतर के दाहिनी ओर पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम होता है। अगर इधर से हम अपनी तरफ से अगर देखें तो हमारी दाहिनी ओर पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, ठीक है। तो ये हमने कई बार बताया है पिछली कक्षाओं में, तो आज इस पे नहीं चल के आगे हम लोग चलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के भारत पूर्व में स्थित है। अगर विश्व का मानचित्र आप देखोगे तो विश्व के मानचित्र में 0 डिग्री देशांतर यहाँ से गई होगी लंदन के ग्रीनविच शहर से, और वहां से देखोगे तो भारत की स्थिति उसके पूर्व में होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर पूछा गया भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब अगर पूछा जाए कि भारत उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है तो हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके उत्तर स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है।
और दक्षिण स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक, देखो बहुत ही बेसिक लेवल से हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ऐसा नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे आप लोग को, इतना बेसिक लेवल से बताएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने देशांतर के बारे में पढ़ा। पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति देशांतर रेखा से पूर्व में है, इसलिए भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो भारत जो है अक्षांशीय स्थिति अगर भारत की देखा जाए तो भारत का जो है 0 डिग्री से ऊपर की ओर है, क्योंकि देखो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ये मान लो कर्क रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा है और विषुवत रेखा इसके नीचे है। ठीक है, ये मान लो विषुवत रेखा है, ये मान लो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ। ठीक है, तो 0 डिग्री की ये उत्तर में स्थित है और ये 0 डिग्री क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तर की ओर नॉर्थ, दक्षिण की ओर साउथ। तो भारत कौन से अक्षांश पर स्थित है, भारत 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कोई कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधे सीधे आता है। ठीक, कि भारत की स्थिति क्या है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत जो है कहाँ पर स्थित है। तो हमको देखना पड़ेगा कि भारत जो प्रधान देशांतर रेखा है उसके पूर्व में स्थित है, ठीक है, और विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भारत की स्थिति जो है पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मान लो हमारी, आप लोग को नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है, ये मान लो हमारी विषुवत रेखा है, मान लो और भी नीचे है लेकिन कितना है मान लो आप, ठीक है, ये मान लो हमारी विषुवत रेखा है। अब इसके ये 0 डिग्री पे है, अब इसके समानांतर 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, ठीक है, अब इसके समानांतर 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, ऐसे ऐसे टोटल ध्रुवों तक 90 चली गई है, ठीक है, ऐसे टोटल ध्रुवों तक जो है 90 चली गई है, पूरी 90 लाइन गई है, ठीक, ऐसे पूरे ध्रुवों तक 90 लाइन गई है। ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 8, ठीक है, ऐसे एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री गई है, ठीक। तो क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, ठीक है। तो देखो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 अंश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इसके उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश को पूछ रहा है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से इसको 37 डिग्री 6 अंश तक, मतलब अगर कश्मीर ये मान लो हो गया अपना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार जो है कितना है, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक। आई बात समझ में, ठीक है।
आओ हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ साफ। देखो बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, इतने बेसिक लेवल से पढ़ेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं भागूंगा नहीं कोई छोड़कर, आधे पे छोड़कर इधर, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम पढ़ेंगे, बहुत ही चलो 23 नॉर्थ कर्क रेखा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारा देश जो है भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक। हालांकि माना ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका यही विस्तार है, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध। देखो हमारा, हमने देखा कि भारत जो है प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक। अब हम देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। ये हमारा गुजरात है, गुजरात का ये कच्छ है, ये पार्ट एकदम नीचे कच्छ। तो गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये मान लो अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश। देखो यार पता है ये क्लास में जल्दी जल्दी में मैप बनाओ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैप थोड़ा पहले बना लो तो ठीक रहता है, ठीक। लेकिन अभी समझाना है, मैप ही बनाने में पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक। मैं हमारा मुद्दा होना चाहिए समझने का। तो आओ हम समझते हैं कि हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 अंश, ठीक है, 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 6 अंश तक, ठीक है, 6 डिग्री तक। 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से, ये वर्ड ना हम जरूर याद रखेंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये अगर हम भूल गए तो। 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 6 अंश जो है पूर्वी गोलार्ध तक, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि भारत की स्थिति तथा विस्तार, ठीक है। और भारत की स्थिति तथा विस्तार में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। देखो हमने पढ़ा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसमें हमने क्या पढ़ा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसकी स्थिति हमने देखा, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और भारत जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, 37 डिग्री 6 अंश। देखो ये याद रखना, ये सीधे सीधे पेपर में पूछता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार हमने 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 6 अंश इसका देशांतरीय विस्तार पढ़ा। तो हम देखते हैं, ठीक है,
ये तो इसका डिग्री में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। जैसे ये 0 डिग्री पे गया था, इसके ऐसे पूर्व में 1 2 3 4 लेकर 180 रेखाएं हैं। तो 180 रेखाएं में जब 68 डिग्री देशांतर पे हम पहुंचते हैं, ये 68 डिग्री देशांतर पे जब हम पहुंचते हैं तो यही से हमारा भारत देश शुरू हो जाता है और 97 डिग्री देशांतर तक हमारा भारत देश जाता है। ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या कहोगे? भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय कौन से अक्षांश पे स्थित है, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश पे, तो आप लोग कहोगे भारत जो है उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताओ कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और अगर कोई देशांतरीय विस्तार पूछे तो आप 68 डिग्री 7 अंश से लेकर के 97 डिग्री 6 अंश तक बताओगे। ये अरुणाचल प्रदेश से जो लेकर कच्छ तक है गुजरात के। ठीक है। ठीक। अब दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर किलोमीटर में, अगर कोई पूछे कि किलोमीटर में कितना विस्तार है, अगर उत्तर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने में कितने किलोमीटर का समय लगेगा, कितना किलोमीटर लगेगा, तो कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और इसका मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण जो विस्तार है वो 3200 किमी है, जबकि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है वह 2900 किलोमीटर है। ठीक है। तो भारत देश का उत्तरी से दक्षिणी विस्तार 3200 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 2900 किलोमीटर है। ठीक। इतना आपको समझ में आया कि भारत की स्थिति का विस्तार कितना है, भारत का जो है किलोमीटर में कितना विस्तार है। ठीक है। अब हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ा है अभी, भारत की स्थिति तथा विस्तार। ठीक। हमारा पहला टॉपिक यही था, भारत की स्थिति तथा विस्तार। ठीक। अब आओ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसको, ठीक, ये मान लो भारत देश है। ठीक। ये मान लो भारत देश है। तो भारत का भौतिक विभाजन क्या है? देखो, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ठीक है। भारत के पश्चिम में ये राजस्थान का भाग है, देखेंगे मरुस्थल है। ठीक। और ये अगर हम भारत के उत्तर में देखेंगे तो ये पूरा क्या है, उत्तरीय मैदान है। ठीक है। इसके इधर देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, पठार दिखेगा। ये मान दक्कन का पठार है। ठीक है। इसके इन दोनों साइड क्या है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है। और यहां पर क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है। 2 द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं, ये लक्षद्वीप
ये अंडमान तथा निकोबार। ठीक, तो भारत का देशांतरीय भारत का भौतिक विभाजन कैसा है, तो देखेंगे हम भारत को भौतिक विभाजन देखेंगे 1 2 3 4 5 6। भारत को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो कहीं कहीं पर इसको 7 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 5 होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर मरुस्थल को तटरेखा से जोड़ देते हैं या पठार से ही जोड़ देते हैं, मरुस्थल को नहीं मानते। ठीक है, तो हम मुख्यतः 6 भागों में पढ़ेंगे। ठीक, भारत का विभाजन, भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ है? भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में हुआ है। सबसे पहला क्या है? उत्तर में स्थित हिमालय। ठीक है, तो आओ हम हिमालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आओ हम हिमालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हिमालय क्या है? हिमालय, हिमालय पहला, हिमालय देखो भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वतमाला है। यह जो है 3, इसमें पहाड़ियों की 3 श्रृंखला पाई जाती हैं। ठीक है, इसे बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। देखो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं। संसार की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं सबसे, वो इसी बृहद हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बर्फ ढकी रहती है हमेशा। यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है, बर्फ ढकी हुई होती है। और दूसरा हमारा है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय क्या है? मध्य हिमालय में बहुत ही अच्छे अच्छे मनोरंजन के स्थल पाए जाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक, ये सब अपने मध्य हिमालय में। इसके नीचे क्या है? शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार है, मतलब सबसे दक्षिण में शिवालिक पाई जाती है। इसके बाद से मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमने अपना देखा कि सबसे पहला हमारा क्या था? उत्तर में हिमालय पर्वत। भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ था? 6 भागों में। कौन कौन सा? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, दक्षिणी तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। और सबसे पहले फिर हम किसके बारे? हिमालय। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक लघु हिमालय शिवालिक। ठीक है, उसके बाद उत्तर का मैदान दूसरा। अब हम देखते हैं उत्तर का मैदान। देखो उत्तर का मैदान क्या है? यह नदियों द्वारा निर्मित है। कल ही अभी हमने पढ़ा था, कल ही हमने ये भी पढ़ा था कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। जब नदियां अपने बहाव के साथ बजरी, कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं और वह मैदानों की ओर या किसी झील में उसको डंप कर देती हैं, उसको गिरा देती हैं, तो वो झील धीरे धीरे जो है भरते भरते, या वो गड्ढा धीरे धीरे भरते भरते समतल हो जाता है और ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ठीक, तो उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय द्वारा आने वाली नदियों के कारण हुआ है। उत्तरी हिमालय द्वारा आने वाली विभिन्न नदियों के निक्षेपों के कारण ये उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह मैदान काफी भी बहुत ही उपजाऊ है। ठीक, क्योंकि हर वर्ष न्यू न्यू मिट्टी आती है इस पे। ठीक है, तो यह उत्तरी मैदान बहुत ही उपजाऊ है। ठीक, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, ठीक है, यमुना, ऐसी कई सारी नदियां उत्तरी मैदान की ओर, हिमालय से निकलकर उत्तरी मैदान की ओर आती हैं। ठीक है, अब आओ हम तीसरा देखते हैं, मरुस्थल।
भारत के पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र मरुस्थल का आता है, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पर वर्षा कम होती है या ना के बराबर होती है, नहीं होती। तो कम वर्षा के कारण इन क्षेत्रों पर पूरा बंजर हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज उग नहीं पाती, यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रह पाती। ठीक है, उपजाऊ नहीं रह पाती तो चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी कारण इसको हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक, अब चौथा क्या है, पठारीय भाग। ठीक, दक्षिण का पठार। देखो, दक्षिण का पठार हमारा जो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तभी जब प्लेट टेक्टोनिक चीजें हो रही थी। चलो, ये तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे कक्षा 11 में, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, ये जो दक्षिणी पठार है, चौथा हमारा है। ठीक है, तो दक्षिणी पठार, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगर हम इसकी आकृति देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक, दक्षिणी पठार इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसकी जो दो मुख्य श्रृंखला है वह विंध्य तथा सतपुड़ा है। यहाँ से इसकी दो मुख्य श्रृंखला ऐसे पूर्व से पश्चिम में ऐसे इनका विस्तार है। ठीक है, पूरब से पश्चिम में इनका ऐसे विस्तार है। तो ये दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एक विंध्य श्रृंखला। ठीक है, ये क्या है कि पहाड़ियों की कई सारी छोटी छोटी पहाड़ी मिलाकर के एक श्रृंखला बनाती हैं, इसको हम विंध्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और एक सतपुड़ा। ठीक है, और इन विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, कई सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। और ये जो पठारी क्षेत्र है, ठीक, ये जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, हम इसको देखें। अब आओ हम तटीय क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। देखो, कक्षा 6 में बहुत थोड़ा थोड़ा है, कक्षा 6 में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। कक्षा 6 में जितना है उतना आप लोग समझते चलो, और उसके बाद जब हम कक्षा 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे, कक्षा 8 तक आपको केवल एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। ठीक है, एक सामान्य परिचय, कि सामान्य परिचय क्या है, हर चीज के बारे में, भूगोल के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो आपको जब सामान्य परिचय आपको पता होगा, अब आगे जब भी हम क्लास 11th में आप लोगों को बताएंगे कि भारत का भौतिक विभाजन क्या है, तो आपके माइंड में ये तुरंत आ जाएगा कि भारत का भौतिक विभाजन 5 या 6 भागों में हुआ है। उत्तर में इसके हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है, और उसके बाद उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, तटीय क्षेत्र है, दक्षिण का पठार है और द्वीप समूह है। ठीक है, उस समय आपको ये चीजें तुरंत क्लिक कर जाएंगी। फिर हम वहां पर आपको एक एक चीजें हिमालय पर्वत के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में एक एक चीजें बताएंगे। तो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें एकदम पढ़ेंगे जो एक किसी भी बच्चे को आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अब आओ हम देखते हैं तटीय क्षेत्र। ठीक है, अपना 5वां देखते हैं तटीय क्षेत्र। देखो, भारत में 2 तट रेखाएं पाई जाती हैं। भारत में कितनी टोटल तट रेखाएं पाई जाती हैं? 2 तट रेखा। भारत के पूर्वी और स्थित तट रेखा को, इसको हम पूर्वी तट रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसके पश्चिम की ओर स्थित इसको पश्चिमी तट रेखा बोलते हैं। ठीक, देखो,
देखो पूर्वी तटरेखा जो है अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी जो तटरेखा है ये पतला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्वी तटरेखा पर जो है नदियां कई सारी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर आती हैं, कई सारी नदियां, ठीक है। और जब ये नदियां आती हैं तो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, यहाँ की मिट्टी को काटती हैं, पहाड़ों को, पठारियों को काटती हैं, तो काट काट के ये चौड़ा कर दी हैं, ठीक है, ये चौड़ा है। जबकि पूर्वी तट पर ऐसा नहीं है, पूर्वी तट पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां ऊंची ऊंची हैं, यहाँ पर चौड़ाई कम है, ठीक है। तो पूर्वी तट हमारा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तट जो हमारा है पतला है, ठीक। अब यहाँ पर कई सारी नदियां आकर डेल्टा बनाती हैं, इसलिए पूर्वी तट जो है डेल्टा बनाता है, जबकि पश्चिमी तट में नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये पहाड़ियों से निकलती हैं और कम दूरी तय करके सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का मतलब नदियां विभाजित ना होकर के सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, और यहाँ पर नदियां कई सारी शाखाओं में विभाजित होकर फिर उसके बाद समुद्र में मिलती हैं। तो ये पूर्वी जो तटरेखा है अपनी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जबकि पश्चिमी तट इतना उपजाऊ नहीं होती, बंजर होती है। तो हमने तटरेखा के बारे में पढ़ा, ठीक, तटरेखा के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम द्वीप समूहों के बारे में देखते हैं। तो भारत में टोटल 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में टोटल 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, दूसरा लक्षद्वीप। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यह हिंद महासागर में इसका विस्तार है, ठीक है। और लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जबकि यह दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। भारत में 2 तरह के द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक। तो हमने टोटल पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भारत की स्थिति तथा विस्तार कितना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा भारत की स्थिति तथा विस्तार, भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश की ओर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 अंश से पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 अंश पूर्वी देशांतर की ओर, ठीक है। उसके बाद हमने इसका उत्तर से दक्षिण किमी में विस्तार देखा 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने अफगानिस्तान को देखा, यहाँ पर नेपाल देखा, यहाँ पर भूटान देखा, यहाँ पर बांग्लादेश देखा, यहाँ पर चीन देखा, यहाँ पर म्यांमार देखा है, यहाँ पर पाकिस्तान देखा, यहाँ पर श्रीलंका देखा, ठीक है। उसके बाद हम इसका राजनीतिक विभाजन देखें तो हमको पता चला कि ये 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। और ये क्यों बटा हुआ है? भाषा के आधार पर और प्रशासनिक दृष्टि से, जिससे प्रशासन करना आसान हो, ठीक है। उसके बाद हमने भौतिक विभाजन के बारे में देखा। भौतिक विभाजन में हमने क्या पढ़ा कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो मुख्यतः 6 भागों में हुआ है, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर का हिमालय पर्वत, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दक्षिणी पठार, फिर हमने क्या देखा? मरुस्थल, तटीय रेखा और द्वीप समूह, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं पर ये तटरेखा और द्वीप समूह को एक ही हिस्सा मान लिया जाता है, तो कहीं कहीं पर उसको 5 ही माना जाता है, लेकिन हम लोग आसानी के दृष्टि से इसको 6 भागों में बांट के देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर का हिमालय पर्वत क्या है? तो इसको हमने पढ़ा, ये भारत के उत्तर में स्थित है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है और हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा है, ठीक है। हिमालय पर्वत भी 3 भागों में बटा है।
एक बृहद हिमालय, ठीक है, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक। ठीक है, तो हमने बृहद हिमालय के बारे में क्या पढ़ा कि जितनी विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जितनी ऊंची चोटियां हैं वो सब बृहद हिमालय में स्थित हैं। यह भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय हमने पढ़ा। मध्य हिमालय में क्या है कि बहुत सुंदर सुंदर स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, शिवालिक के बारे में क्या पढ़ा, ये सबसे हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और इसके बाद से मैदानी भाग शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मनोरम स्थल पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर के मैदान के बारे में। तो उत्तर के मैदान में हमने क्या पढ़ा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण, जैसे गंगा, यमुना, ईटीसी आदि नदियां, और यहाँ दक्षिण के पठार से जाने वाली नदियां, ठीक है, इन सभी ने मिलकर के गंगा मैदान का निर्माण किया है, जो अधिक उपजाऊ है। ठीक है, जो बहुत अधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार पे हमने क्या पढ़ा कि दक्षिण का पठार जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और यहाँ पर जो है समानांतर रेखा से विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है, और ये विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी से कई सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, कुछ नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मरुस्थल। मरुस्थल क्या है, भारत के पश्चिमी रेखा पे राजस्थान और गुजरात वाले रेखा पे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होने के कारण ये मृदा उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर केवल जो है कटीले पेड़ पौधे ही उग पाते हैं। उसके बाद हमने तटीय रेखा के बारे में पढ़ा कि भारत में जो है दो प्रकार की तटरेखा पाई जाती है, एक पूर्वी तटरेखा, एक पश्चिमी तटरेखा। ठीक है, और पूर्वी तटरेखा पे क्या है, पूर्वी तटरेखा जो है चौड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी नदियां का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा बनाने की वजह से ये यहाँ पर जो पहाड़ों को तोड़ फोड़ दे रही हैं, इसको तटों को छिन्न भिन्न कर रही हैं, इसलिए चौड़ी है। ठीक है, अब नदियां आ रही हैं, डेल्टा बना रही हैं, तो उपजाऊ भी होगा, तो ये कृषि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो जाता है पश्चिम। जबकि पश्चिमी तट पतला है। ठीक है, यहाँ पर नदियां एस्चुरी बनाती हैं, इसलिए ये उपजाऊ नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद हमने द्वीप समूह के बारे में पढ़ा कि भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, दूसरा लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, और लक्षद्वीप क्या है, ये भारत के पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और ये जो लक्षद्वीप है इसको प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रवाल भित्तियों की बनी हुई है, जबकि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनी हुई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और कल जो है हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और कल ही हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद परसों से हम लोग जो है पढ़ेंगे कि क्लास 7 की जियोग्राफी, क्लास 7 की एनसीईआरटी। देखो आप लोग ना, अगर जो लोग पिछली कक्षाओं को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, मेरी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब एक साइड, जो क्लासेस लोग सबने एक साइड से ली है, उनको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा टॉपिक ऐसा होता है कि मैं कुछ जो चीजें यहाँ पर हैं उससे रिलेट करके यहाँ पर भी बता देता हूँ, या इसकी चीजें यहाँ पर भी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं, मान लो आज जैसे उत्तरी तथा दक्षिणांतरी विस्तार के बारे में, आपको भारत कहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत जल्दी में बताया, क्योंकि इसको मैंने पीछे बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो आप हमारी पिछली कक्षाओं को भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन जब हम क्लास 11th में पहुंचेंगे, क्लास 12th में पहुंचेंगे, जब हम 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे,
तो फिर यही छोटी छोटी चीजें जब हमको नहीं समझ में आएंगी तो हमारा पूरा एक टॉपिक गलत हो जाएगा, एक टॉपिक पूरी हमको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी आप इस इन सब चीजों को हल्के मत लो। जितनी छोटी छोटी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप हर चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ही फायदा देगा आप लोगों को। जो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम अपने अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। और जाते जाते यार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, जिससे कि जो है वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।